हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, उससे डिस्टेंस से बीएड। उसके अगर अगर मैं आपको बात करूं तो ये ऑलरेडी मैंने जानकारी बना रखी है कि आप जो है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 21 अगस्त है और परीक्षा जो है भाई 24 अगस्त संडे को जामिया में ही, दिल्ली में ही आयोजित होगी। ठीक है, ऑफलाइन तरीके से परीक्षा होगी। ठीक है, साल में 2 बार जामिया जो है वो डिस्टेंस से बीएड कराता है। तो फरवरी 2025 में टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल जीएस के कैसे प्रश्न आए थे, आज मैं उनका हल आपको इस वीडियो में करा रही हूँ। आपको बता देती हूँ, पैटर्न रहता है जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, टीचिंग लर्निंग एट स्कूल टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, और इनमें से कोई भी विषय 20 मार्क्स का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी आपको लेना हो वो 20 मार्क्स का। ठीक है, जो आसान लगे वहां पे देख कर ले लीजिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा पेपर, भाई पेपर जो है भाई वो है हमारा ये। ठीक है, फरवरी 2025 का पूरा प्रश्न पत्र आपको नोटबुक एकेडमी ऐप में जो है प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा। उससे पहले के पेपर के भी मैंने सॉल्यूशन करा रखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अब हम बात करें तो हमारा पहला प्रश्न जो शुरू होता है वो हमारा 37 से शुरू होता है, जो मतलब मेरे कोर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एक एक करके। अरे रुक जा भाई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 37। विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की किसने बात की थी? वो लेव वाइगॉत्स्की ने की थी। कुछ कार्य होते हैं वो बच्चा खुद से कर लेता है, कुछ कार्य होते हैं जो बच्चा खुद से नहीं कर पाता है। ऐसे में एक मोर नॉलेजेबल अदर MKO आता है और वो बच्चे को प्रोवाइड करता है मदद। ये मदद क्या कहलाती है? स्कैफोल्ड, पाड़। वो सॉल्यूशन नहीं देता, वो मदद करता है। अब बच्चा वो वाले काम भी करने लग जाता है जो वो पहले नहीं कर पा रहा था। ये जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और वाइगॉत्स्की की थियरी थी सोशो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, 37वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा 48वां क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी जीएस के हैं। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? भाई वो दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। और इन्होंने 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं दी थी। ओरल, ओए एनल, ऐसे याद रखना, फैलिक। ठीक है, फैलिक के अंदर इलेक्ट्रा और इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। इलेक्ट्रा लड़की का पिता की तरफ आकर्षण, इडिपस लड़के का माता की तरफ आकर्षण। और फिर होता है लेटेंसी, इसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती। और फिर होता है जेनाइटल। ठीक है, और इन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री एसोसिएशन के माध्यम से कहा था कि जो है मनोविश्लेषणवाद से हम अनकॉन्शियस को जितना जानेंगे उतना चीजें बेहतर रहेगी। ठीक है, यूंग नहीं है, एरिक्सन ने साइको सोशल थियरी दी थी, मनो सामाजिक सिद्धांत दिया था। और इसकी जो है वो 8 स्टेजेस हैं। स्किनर जो थे उन्होंने पुनर्बलन की बात की थी, जिससे हम एक व्यवहार को बढ़ा सकते हैं। और इनकी थियरी जो है भाई वो कहलाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, तो सारी चीजें हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। और जो यूंग है, ठीक है, इन्होंने इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखी अपने में खोया खोया रहना, और एक्सट्रोवर्जन बहिर्मुखी खूब बातें करना, उसकी बात की थी। इसके बाद आ गया 49। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? वो इवैन पेवलोव ने दिया था। ठीक है, कुत्ते पे शोध किया था उन्होंने। और क्या था? घंटी बजने पे कुत्ते जो लार दे रहा था, स्टार्टिंग में क्या था? घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस थी, कुछ नहीं होता था। भोजन एक आपका अनकंडीशन स्टिमुलस, खाना, और भोजन पर लार अनकंडीशन रिस्पॉन्स। मगर क्या किया गया? घंटी और खाने को पेयर किया गया। अभी भी खाने पर लार हो रही थी, फिर घंटी कंडीशन स्टिमुलस पे जब कंडीशन रिस्पॉन्स घंटी पर लार टपकी तो उसने कहा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की पेयरिंग हो गई। किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों के अंदर? तो भाई वो जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। स्टेज 1 जो है वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जो कि आपकी 0 से 2 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्टेज 2, वो है आपकी प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 है। स्टेज 3 कंक्रीट ऑपरेशन, जहाँ पे बच्चे को लॉजिक कंजर्वेशन ये आ जाता है, 7 से 11। और स्टेज 4 औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11+। अब बच्चा यहाँ एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है, जो चीजें सामने नहीं होती उनके बारे में भी बताने लग जाता है। और प्रोपोजिशनल रीजनिंग यानी लॉजिकल स्टेटमेंट जिनका वास्तविकता से लेना देना नहीं होता, मगर उनके आधार पर भी कंक्लूजन देने लग जाता है।
इसके बाद आ गया हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो भाई वो डेनियल गोलमैन ने दिया था, ठीक है। और इमोशनल कोशेंट इन्होंने दिया था। वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पीटर मेयर्स और सॉल्वे का दिया हुआ है, इन्होंने किताब लिखी थी वाई ईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू। एक्रोनिम आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, बहुत आसान है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। वट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि हम साथ के साथ करते हैं, फर्स्ट है फॉर्मेटिव, फर्स्ट है फीडबैक, ठीक है, और इसको हम जो है रचनात्मक आंकलन भी कहते हैं, और इसको जो है हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आंकलन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फाइनल ग्रेड्स देते हैं, नहीं, फाइनल ग्रेड्स हम किसके अंदर देते हैं, वो देते हैं हम समेटिव असेसमेंट में, जो कि हमारा मिड टर्म एनुअल एग्जामिनेशन इसमें होती है, जो कि हमारी योगात्मक कहलाती है, जो कि हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आंकलन कहलाती है, ठीक है। फीडबैक देना लर्निंग इंप्रूव करने के लिए, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 49, ये हो गया हमारा, ठीक है, 51, 52, 53, फिर इसके बाद हमारा 56वां है। हमारा फर्स्ट स्टेप टीचिंग लर्निंग में क्या होता है, जब भी हम शिक्षण अधिगम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन तो हमारा लास्ट का स्टेप होता है। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद के बारे में, बच्चा सक्रिय तौर पर ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है, बच्चा खाली स्लेट नहीं है, ये बात जीन पियाजे ने कही। ये व्यवहारवादी बीएफ स्किनर जो थे, ऑपरेंट कंडीशनिंग, एडवर्ड थॉर्नडाइक जिन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया कि बार बार प्रयास करने से त्रुटियां कम हो जाती हैं। अधिगम के 3 सिद्धांत दिए उन्होंने, कि पहला सिद्धांत रेडीनेस, कि जब तक बच्चा तैयार नहीं होता या कोई भी तैयार नहीं होता हम कुछ नहीं करा सकते। दूसरा लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अगर हम यूज करते हैं चीज़ों को तो याद रहती है, डिसयूज करते हैं तो भूल जाते हैं। और लॉ ऑफ इफेक्ट, अगर किसी चीज़ को करके हमें जो है सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उस चीज़ को हम बार बार करते हैं। जॉन वॉटसन जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहलाते हैं, तो ये तीनों तो व्यवहारवादी हो गए। ये तो बच्चे को जो है जो बाहर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है बस उसी पे फोकस करते हैं, अंदर खाली मानते हैं, तो वो रचना कहाँ से करेगा। जीन पियाजे जो स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो फोकस करते हैं और बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की। एक टीचर चैलेंज करती है स्टूडेंट को कि इन्वेंट करे एक न्यू क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कंबाइन करे एलिमेंट्स डिफरेंट थियरी से। जहां पर कम्बिनेशन की बात आती है तो वहां पर इकट्ठा करना तो सिंथेसिस होता है, एप्लीकेशन प्रयोग होता है, एनालिसिस तोड़कर देखना, कॉम्प्रीहेंशन समझ होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लूम की टेक्सोनॉमी में, यहाँ पे नॉलेज, उसके ऊपर होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद होता है एप्लीकेशन यानी प्रयोग करके देखना, उसके बाद होता है एनालिसिस यानी कि तोड़कर देखना, उसके बाद होता है आपका सिंथेसिस यानी जोड़कर देखना, और सबसे ऊपर होता है इवैल्यूएशन। और जो एंडरसन ने टेक्सोनॉमी रिवाइज की थी कॉग्निटिव डोमेन की, तो उसने कहा था अब से सबसे ऊपर होता है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता में सबसे ज्यादा दिमाग लगता है, ठीक है। प्राइमरी रोल टीचर का एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या है, नॉलेज गिवर है नहीं, वो एक फैसिलिटेटर है। डिसिप्लिन इन्फोर्स करने वाला तो व्यवहारवादी होता है, और कंट्रोल करना बच्चे को वो एक आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड नहीं। प्राइमरी गोल क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ठीक है, असाइन करना फाइनल ग्रेड्स, ये समेटिव का है। हमें दूसरी बात क्या आ गई, ठीक है, कि मेजर करना लॉन्ग टर्म बच्चे को कितना आया है, ये भी आपका जो है समेटिव का है, ठीक है। हमें फीडबैक देना कि इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो हमारा फॉर्मेटिव में मेन होता है। कौन सा टीचिंग मेथड मोस्ट इफेक्टिव है अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ावा देनी है, लेक्चर मेथड, शिक्षक केंद्रित, रट्टा मारना बेकार, समस्या समाधान बच्चा करेगा तो वो लर्नर सेंटर्ड है, और क्रिटिकल पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सोचेगा, निर्णय बनाएगा। डिक्टेशन सुनकर लिख लिया, ये भी कोई अच्छा नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD का मतलब क्या है, टास्क जो बच्चा खुद से कर लेता है, नहीं, टास्क जो बच्चा गाइडेंस से कर पाता है, MQ की मदद से कर पाता है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेट करने की उसकी आदत नहीं, ठीक है, हाईएस्ट लेवल बुद्धि का भी नहीं। स्कैफोल्डिंग शिक्षा में क्या है, स्कैफोल्डिंग का मतलब देखिए, मतलब बड़ा अजीब प्रश्न पत्र है, आंसर भी यहाँ पे टाइप हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी जो है, प्रोवाइड टेम्पररी हेल्प टू सपोर्ट इनहेंस लर्निंग, ठीक है। ऐसा नहीं है आप लगातार हेल्प करते रहेंगे फिर बच्चा उस चीज को करने लग जाता है, तो वो हेल्प आप रिमूव भी कर सकते हैं, हिंट क्यूज वगैरह देना वो है। हाँ, अगला क्वेश्चन भी ये है, कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी बेस्ट सूट करती है अगर डाइवर्स लर्निंग स्टाइल वाले आपके स्टूडेंट्स हैं। लर्निंग स्टाइल्स यानी कोई सुनकर पढ़ता है, कोई जो है देखकर जो है
उसको समझ में आता है। ऑडियो लर्नर, विजुअल लर्नर, काइनेस्थेटिक करके देखने वाला लर्नर, रीडिंग और राइटिंग, अर्थमेटिक, रीडिंग और राइटिंग वाला लर्नर। फ्लेमिंग ने ये 4 वार्क मॉडल दिया था। तो भाई ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए मल्टीपल टीचिंग मेथड्स। आंसर भी दे रखा है, ठीक है, मतलब चलिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर क्या होता है, हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि जो हम अपने हाथों से जो क्रिया करते हैं वो। आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, तो सारी बातें सही हैं, आंसर हमारा डी सही है, ठीक। एक टीचर नोटिस करते हैं कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं अप्लाई करने में कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को प्रोवाइड करनी चाहिए ज़्यादा प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अच्छी बात है। रट्टा इंक्रीज करे, बेकार। डिक्रीज, कम कर दे बच्चे का पार्टिसिपेशन, बेकार। अवॉइड करे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इससे तो उन्हें और कम समझ आएगा, ये बात भी बेकार, ठीक है। एक स्टूडेंट स्ट्रगल करता है मैथ्स की प्रॉब्लम में, मगर वो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में भी बढ़िया है, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हमारा दिस स्टूडेंट इज लाइकली टू हैव लॉजिकल, मैथमेटिकल, अगर वो होता तो मैथ में स्ट्रगल क्यों करता। भाषा में तेज है, नहीं। स्पेशल चीजें ऊपर से कैसे दिखाई देती हैं उसमें बढ़िया है, सही है। बॉडी काइनेस्थेटिक, नाच वगैरह नहीं रहा। गार्डनर ने जो दिया था भाई आपका, जो दिया था आपके दो, नो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, भाषाई, स्पेशल, लॉजिको मैथमेटिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक। इंटरपर्सनल और लोगों के साथ संबंध, जैसे राजनेता, सेल्स पर्सन। इंट्रापर्सनल, खुद के अंदर की बात। म्यूजिकल, गाने वाला। नेचुरलिस्टिक, जैसे कि किसान और जैव वैज्ञानिक। और एग्जिस्टेंशियल, हम क्यों पैदा हुए हैं, दार्शनिक, चिंतक के अंदर जो होती है, ठीक। अब इसके बाद आ गया हमारा अगला, एक टीचर यूज करना चाहती है टेक्नोलॉजी क्लास के अंदर, विच क्वेश्चन शुड बी कंसिडर्ड फर्स्ट। वट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड, हाउ विल दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी से कैसे मेरे बच्चों की लर्निंग इनहेंस होगी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कितनी एक्सपेंसिव है टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल टीचिंग को रिप्लेस कर देगी, ये भी नहीं है। एक स्कूल अडॉप्ट करना चाहता है समावेशी शिक्षा अप्रोच, वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसिडर किया जाए। देखिए, समावेशी शिक्षा जो कि नॉर्मल और दिव्यांग बच्चे एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, करिकुलम एडेप्टेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एडेप्टेशन, ये सारी चीजें होती हैं। स्टैंडर्डाइज करिकुलम बिना मॉडिफिकेशन के नहीं, यहाँ पे हम दे रहे हैं सपोर्ट सिस्टम डाइवर्स लर्नर का। रिड्यूस करेंगे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, अलग कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, डिसेबिलिटी वालों को नहीं। देखिए, सेग्रीगेशन से इंटीग्रेशन पे आए, इंटीग्रेशन में दिव्यांग को नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहे थे, मगर जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या करिकुलम एडेप्टेशन नहीं हो रहा था। इंक्लूसिव आज का ट्रेंड में वर्ड है, जिसमें आप समावेशन, दिव्यांग को भी फायदा है, नॉर्मल बच्चों को भी फायदा है। एक उस रेगुलर क्लासरूम में ही पढ़ाते हैं, स्पेशल टीचर जो है वो भी आता है, वो उसकी नीड्स का ध्यान रखता है। व्हाट शुड अ टीचर डू, अगर एक बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एक टीचिंग मेथड पे, तो कंटिन्यू करे क्लास को सेम तरीके से, नहीं। आइडेंटिफाई करे कि भाई बच्चे का लर्निंग का स्टाइल कैसा है, और उस अकॉर्डिंग जो है भाई जो है अप्रोच जो है उसको एडजस्ट करे, ये बात तो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा, ये मुझे लगता है अटक गया है ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, अगर अटकता है तो हम फिर से खोल लेंगे। हम्म, हाँ, तो हम क्या करेंगे, उसी पे आ जाएंगे। तो टीचर जो है आइडेंटिफाई करे स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल और एडजस्ट करे अप्रोच को। एक टीचर नोटिस करती है कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, बट स्ट्रगल करता है उनके साथ कनेक्ट करने पे, तो कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी उसे यूज करनी चाहिए। भाई कॉन्सेप्ट मैप जो कि नोवाक ने दिया था, कि मेन चीज बात सामने लिख दे और बाकी संबंधित आसपास लिख दे और उनके संबंधों को भी दिखाए। इसी अप्रोच से मैं खूब पढ़ाती हूँ, ठीक है, आपको पता ही होगा। एनकरेज करे रट्टा मारना, बेकार। रिपीटेशन बेसिक कॉन्सेप्ट के, बेकार। फोकस करे सिर्फ नंबर कितने आए, छोटी बात। कौन सा बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है एक बच्चा एनालाइज कर पा रहा है एक टेक्स्ट को, एनालाइज यानी तोड़ कर देख पाना, समराइज करना ये तो सिंथेसाइज करना हो गया, आइडेंटिफाई कर पाता है मेन थीम और कैसे वो विकसित हो रही है, मेमोराइज करता है डेफिनेशन, ये तो नॉलेज वाले डोमेन की होगी, टेक्स्ट को तेज तेज पढ़ता है वो भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक स्टूडेंट से पूछा गया कि कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करो 2 टीचिंग मेथड के बीच में। एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, ऐसे सीधा सीधा पढ़ाया जा रहा है, और इंक्वायरी बेस्ड है। कौन सा संज्ञानात्मक कौशल उसमें विकसित होगा। नॉलेज तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज, याद करना और पहचान करना, उससे रिलेटेड है, वो भी नहीं है। रट्टा मार भी नहीं होगा।
एनालिसिस विश्लेषण कर पाए वो इन दो चीज़ों के बीच में, तो तोड़कर देख पाए, या फिर एप्लीकेशन। देखिए एनालिसिस कर पाएगा वो, उसके बीच में मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। ठीक है, वो खुद थोड़ी लगा कर देख रहा है, उनके बीच में दोनों के कंपेयर कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस कर रहा है। एक टीचर वांट्स टू स्टडी सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज अबाउट क्लाइमेट चेंज, उसको क्या करना चाहिए? मेमोराइज की फैक्ट्स फ्रॉम ईच सोर्स, मेमोराइज क्यों करवाएगी? ठीक है, रीराइट ईच सोर्स इन देयर ओन वर्ड्स, हाईलाइट ओनली द मेन आइडियाज, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट व्यू पॉइंट्स एंड क्रिएट अ वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सिंथेसाइज करेगा तो बच्चा जो है भाई जो है कुछ इसमें बेटर कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से मतलब 4 ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, एनईपी 2020 एडवोकेट करती है कि स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 12 पार्टिसिपेट करें स्कूल में एक्टिविटीज़ में। बैगलेस डेज कितने होंगे? तो भाई वो 10 दिन होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले तो एक बात मैं एनईपी 2020 के जो है 5 पिलर्स बता देती हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेस, पहुँच, इक्विटी, समता। समता समानता की बराबर नहीं है, समता होता है कि आप बराबरी पर ला रहे हैं, जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन देकर, विमेन कॉलेज खोलकर, ठीक है, स्कॉलरशिप्स देकर, तो फिर वो समानता पे आती हैं। क्वालिटी, गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर अब 5+3+3+4 है। 5 साल बुनियादी वर्ष, फाउंडेशन स्टेज 3 साल, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका 1 से 3 से 6, 2 साल क्लास पहली दूसरी, इसके बाद 3 साल जो हो गए भाई वो हो गए आपके प्रिपरेटरी स्टेज के, तीसरी चौथी पांचवी, 3 साल हो गए मिडल एज के, छठी सातवीं आठवीं, और 4 साल हो गए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ठीक है, और यहाँ पर बैगलेस डेज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो बैगलेस डेज जो हैं भाई वो 10 होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये रहा एनईपी 2020 का ही डॉक्यूमेंट है, 4.2.6 में आप देख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन अ 10-day बैगलेस पीरियड समटाइम्स ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8, जब वो इंटर्न करेंगे लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ, जैसे कारपेंटर, गार्डनर्स, पोर्टर्स, आर्टिसंस, इन सब के साथ। ठीक, इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा असेसमेंट टास्क बेस्ट इवेल्युएट करेगा कि बच्चे सिंथेसाइज कर रहे हैं? जब रिसर्च प्रोजेक्ट जहां स्टूडेंट प्रपोज करेंगे नोवल आइडिया और सिचुएशन, एमसीक्यू में तो कुछ वो सिंथेसाइज नहीं कर रहे, वो तो आपका नॉलेज वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं है। वर्कशीट जिसमें डेफिनेशन रिकॉल करना रट्टा मारा है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीचिंग? टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें हम पता लगाते हैं कि क्या कमी है और उस अकॉर्डिंग हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। टीचिंग हेल्प करता है पीपल को एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज इन्वायरमेंट। मेजरमेंट टीचिंग का पॉसिबल नहीं है, भाई है पॉसिबल टीचिंग का, ये बात गलत है। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग? अब यहाँ पर देखिए हमारे जो फेजेस होते हैं टीचिंग के, जो कि आपके फिलिप जैक्सन ने दिए थे, एक होता है प्री एक्टिव, यानी कि पढ़ाने से पहले जो हम तैयारी करके आते हैं, लक्ष्य और विषय वस्तु का निर्धारण करना, डिसीजन लेना, स्ट्रेटेजीज का। इंटरेक्टिव जो हम पढ़ाते हुए करते हैं, जैसे मैं आपको देखकर जो है आपका मूड कैसा है, आपका क्लास का साइज देखकर हम डायग्नोज करते हैं लर्नर्स को, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। ठीक है, पोस्ट एक्टिव बाद में, जिसमें उपयुक्त परीक्षा उपकरण, फीडबैक, टीचिंग स्ट्रेटेजीज चेंज और इम्प्रूव करें, उस पर आधारित होता है। तो इवेल्युएशन पे भी कई बार आ जाता है, तो वो पोस्ट एक्टिव फेज का पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर ये है प्री एक्टिव में डिसाइड करना, एंटरिंग और टर्मिनल बिहेवियर, डिसीजन लेना, क्या पढ़ाएंगे, डायग्नोज नहीं कर सकते हम पढ़ाने से पहले, कैसे डायग्नोज करेंगे कि क्या आता है। ठीक है, एक स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग अप्रोच में टीचर और स्टूडेंट इक्वल एक्टिव रोल प्ले करते हैं, सही है। कंटिन्यूअस मेजरमेंट होता है स्टूडेंट लर्निंग का, सही है। टीचर फैसिलिटेट, गाइड और मोटिवेट करता है लर्नर्स को कि पार्टिसिपेट करे। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इज मेजर्ड थ्रू ऑब्जेक्टिवली स्कोर टेस्ट एंड असेसमेंट। टीचर फैसिलिटेट, गाइड, मोटिवेट लर्नर्स टू पार्टिसिपेट। देखिए सी सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वैसे बाकी सारे गलत नहीं है। स्टूडेंट सेंट्रिक के अंदर इक्वल तो रोल नहीं हुआ है ना, एक्टिव रोल ठीक था। कंटिन्यूअस मेजर लगातार करते रहते हैं, तो वो भी थोड़ा मेजरमेंट पे नेगेटिव जा रहा है। टीचर फैसिलिटेट, मोटिवेट कर रहा है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बेटर है। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अलावा आप जो है सब्जेक्टिव टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षणों भी करते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? मिडल स्टेज कंप्राइज करती है 3 साल की, जो बिल्ड करती है पैडागोजिकल और करिकुलर स्टाइल, फाउंडेशन और प्रिपरेटरी लेवल के। फाउंडेशन स्टेज 5 साल की है, जो लचीली है, प्ले वे वेस्ट है। ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत थी वाली मैंने काटी है।
प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर 3 साल हैं जो प्ले डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड पे हैं, सही है। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजीज, करिकुलर साइज, ग्रेटर डेप्थ, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रेटर अटेंशन, लाइफ एस्पिरेशन, ग्रेटर लचीलापन और स्टूडेंट चॉइस पे, सही है। मिडिल स्टेज में हम जो है भाई अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी पढ़ाते हैं, तो बस जो है हम पेडागोजी और करिकुलर फाउंडेशन प्रिपरेटरी की नहीं पढ़ाते, साइंस एसएसटी ये सब इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यही थे भाई हमारे 80 प्रश्न, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ हर साल जैसे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप सबकी मदद करती हूँ, तो आप भी एक मेरे लिए मदद करेंगे कि अब जो पेपर होगा, ठीक है, पेपर कौन सा, जो कि 24 अगस्त को होगा, तो प्लीज़ एक काम कीजिएगा, उसका एक PDF बनाकर हमारी हेल्पलाइन 9958601704 पर भेज दीजिएगा। आप जैसे बच्चे ही इस तरीके से जो है प्रश्न पत्र देते हैं तो मैं हल करवा पाती हूँ, ठीक है। आपका तो पेपर हो ही जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, मगर अगर आप ये प्रश्न पत्र दे देंगे तो आगे आने वाले बच्चों के लिए मैं उनको हल करवा दूंगी, उनका फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कर भला हो भला वाली जो बात है उसको आप भी मेरे अच्छे स्टूडेंट की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पेपर ज़रूर इस हेल्पलाइन पे भेजना और आपका सिलेक्शन हो तो वो भी बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा।